Welcome students, this is Tanya Shrivastava here and I am going to teach you class 10th chemistry. बेसिक नॉलेज आप केमिस्ट्री के बारे में क्लास 9th में पढ़ कर आए हैं, ठीक है। हमें अब आगे की केमिस्ट्री, आगे के लेवल्स के बारे में जानना है और हमें देखना है कि आगे की केमिस्ट्री में हमें और क्या क्या पढ़ना है। तो मैं शुरू हूँ, इससे पहले मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि आपकी क्लास 10th में साइंस का कोर्स स्ट्रक्चर क्या है, उसमें केमिस्ट्री का कितना पार्ट है, क्या वेटेज है, ये सब डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देती हूँ कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैं सब्जेक्ट लिख देती हूँ और यहाँ पे मैं उसका वेटेज लिख देती हूँ, ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना है वो है केमिकल सब्सटेंसेस, उसकी नेचर एंड इट्स बिहेवियर। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। पहला क्या है? केमिकल सब्सटेंसेस, इट्स बिहेवियर एंड नेचर, ठीक है। पहला जो यूनिट है वो ये है केमिकल सब्सटेंसेस, उसका बिहेवियर और उसका नेचर। जो सेकंड है हमारा वो है वर्ड ऑफ लिविंग। आई थिंक एक आई एक्स्ट्रा बन गया है, मैं फिर से लिख देती हूँ। इट्स वर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट हमारा है वो है नेचुरल फिनोमेना, ठीक। नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। फोर्थ हमारा जो यूनिट है वो है इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट। और जो हमारा फिफ्थ है वो है नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो हमने यूनिट्स लिख लिए कौन कौन सा हमें अपना साइंस में, ठीक है। ये कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ साइंस है, पूरा मैं साइंस का कोर्स स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ओके। ठीक है। तो पहला हमें क्या कवर करना है? केमिकल सब्सटेंसेस एंड इट्स बिहेवियर। ये हमें कवर करना है क्योंकि ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है, ओके। फिर वर्ड ऑफ लिविंग, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट ऑफ करंट और लास्ट में नेचुरल रिसोर्सेज। चलिए इनका वेटेज देख लेते हैं। तो हमारा जो ये वाला पार्ट है ना, इसका वेटेज है 25 नंबर। एग्ज़ाम में इससे 25 नंबर में आता है, ठीक है। वर्ड ऑफ लिविंग से भी 25 नंबर, वर्ड ऑफ लिविंग से भी 25 नंबर। फिर इफेक्ट, नेचुरल फिनोमेना, इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। इनसे थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है, लाइक इसमें 12 नंबर, इसमें 13 नंबर, ठीक है। और सबसे कम आता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें से सिर्फ 5 नंबर, ठीक है। आपका जो टोटल होता है वो कितना हुआ देख लेते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 80 हो गया, ये हमारा 80 हो गया, ठीक है। तो अब एक बार क्विक वे में देख लीजिए कि हमें एक्चुअली साइंस पोर्शन में पूरा पढ़ना क्या क्या है। हमें देखना है केमिकल सब्सटेंसेस एंड इट्स बिहेवियर, जिसका वेटेज आपके सामने लिखा हुआ है 25 नंबर्स। फिर हमें देखना है वर्ड ऑफ लिविंग, जो भी 25 नंबर का होता है। फिर नेचुरल फिनोमेना 12 नंबर का। फिर इफेक्ट ऑफ करंट 13 नंबर का। और सबसे कम आता है जो हमारा पोर्शन होता है वो नेचुरल रिसोर्सेज 5 नंबर का। हमें केमिस्ट्री में, हमारा केमिस्ट्री केमिकल सब्सटेंसेज में आता है। ये वाला पार्ट हमारा केमिकल सब्सटेंसेज, उसकी बिहेवियर, उसका नेचर, ये हमारा केमिस्ट्री में आता है। तो विदाउट एनी फर्दर बढ़ते हैं आगे, जानते हैं हम अपना पहला जो हमारा यूनिट है साइंस पोर्शन में क्लास 10th के लिए, उसके बारे में हम आगे जानते हैं। अच्छा, आप लोगों ने केमिस्ट्री क्या है ये तो पढ़ा ही है, ठीक है। आपको बेसिक नॉलेज तो हो ही चुकी है केमिस्ट्री की। आपने क्लास 9th में केमिस्ट्री में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। क्या क्या पढ़ा था आपने? केमिस्ट्री की बेसिक सारी नॉलेज आपने ले ली है। जो आपने क्लास 9 में पढ़ा है उसको पता है क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री। मतलब अब फिज़िकल केमिस्ट्री क्या है ये क्लास 9 में अच्छे से जान करके आए हैं,
ठीक है, सब जगह बताया जाता है। मैं फिर से एक क्विक वे में जल्दी सा रिवीजन कर देती हूँ कि केमिस्ट्री एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ दिस वर्ड केमिस्ट्री? दिस वर्ड केमिस्ट्री डिफाइंस, वर्ड केमिस्ट्री क्या बताता है? वर्ड केमिस्ट्री बताता है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, मैं लिख देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। इट इज़ द branch of science which deals with the study of physical, ठीक है, physical and chemical properties of matter around us। ये मेरे हिसाब से एक जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है केमिस्ट्री की, जो जनरल डेफिनेशन मेरे हिसाब से है वो ये है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स, थोड़ा राइटिंग मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ये डील्स लिखा हुआ है, ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अराउंड अस। समझ गए होंगे आप लोग कहना क्या चाहता है ये, कि जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे अराउंड में जो भी मैटर है उनके बारे में स्टडी करें, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करें, उसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, हमारी जो केमिस्ट्री है वो और अच्छे से जानने के लिए और मतलब अच्छे से पढ़ने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो होता है हमारा वो होता है फिज़िकल केमिस्ट्री। अब फिज़िकल केमिस्ट्री क्या होती है? फिज़िकल केमिस्ट्री वो होती है जिसमें आप लोग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। किस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, जिसमें ज़्यादातर रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं होती हैं, जिसमें सिर्फ क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है? फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, कैसे मतलब वो इक्वेशंस और रिएक्शंस फॉर्म हो रही, नहीं सॉरी, तो क्या बोल रहे थे कि फिज़िकल केमिस्ट्री में किसके बारे में बात करते हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें क्या क्या आता है? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सेपरेशंस या मिक्सचर्स के टाइप, ठीक है, सेपरेशंस या मिक्सचर के टाइप, ये सारी बातों को जब हम ध्यान रखते हैं तो वो क्या करते, मतलब उसका क्या होता है कि हम फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में समझ रहे हैं। तो बेसिकली क्लास 9th में आपने जो भी पढ़ा था वो सारा फिज़िकल केमिस्ट्री में था। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा था मैटर्स अराउंड सराउंडिंग, ठीक है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, ठीक, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारा पार्ट किस में आता है? ये सारा पार्ट फिज़िकल केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, अभी जो हमको पढ़ना है ये हमारा 9th का था बेसिक, हमने फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ 9th में जान लिया। अब आगे जो नेक्स्ट पार्ट है केमिस्ट्री का, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट केमिस्ट्री का है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिस्ट्री एक्चुअली वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? वर्ड इनऑर्गेनिक क्या होता है? इनऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गेनिक ना हो। अब ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक वो जो कार्बन या नेचर, कार्बन और उसके कंपाउंड्स या नेचर के बारे में जो बताता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है एक, ठीक है। अब हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारी रिएक्शंस, इक्वेशंस ये सब इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली हमें क्लास 10th में सबसे ज़्यादा पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। जो थर्ड पार्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक अभी बताया मैंने, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन या उसके कंपाउंड्स के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, कार्बन एंड इट्स
कंपाउंड्स, इनके बारे में बात हो रही हो, या फिर जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो नेचर में बनी हुई चीज़ें हैं, उनके बारे में बात हो रही हो, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्विक एक नॉर्मल सा बात कर लिया कि केमिस्ट्री क्या होती है। ऐसी साइंस की ब्रांच जो हमारे मैटर अराउंड, हमारी जो सराउंडिंग में जो मैटर है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करता है, वो केमिस्ट्री होता है। केमिस्ट्री 3 टाइप की होती है, मतलब 3 टाइप्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया है, हमें ईजी पड़े, हमें अच्छा लगे पढ़ने में, तो इसलिए हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला फिजिकल, दूसरा इनऑर्गेनिक और तीसरा ऑर्गेनिक। तो फिजिकल आप ऑलरेडी 9th में पढ़ कर आ रहे हैं, और अब हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पे ध्यान देना है। ठीक है, हमारा अब हम क्लास 10th का केमिस्ट्री का सिलेबस जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें इनऑर्गेनिक पढ़ना है। ठीक है, हमारे इनऑर्गेनिक में हमें कई सारा पार्ट है, और हमारा ऑर्गेनिक में एक चैप्टर है जो कि जिसका नाम मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये हमारा ऑर्गेनिक का पार्ट है, और बाकी जो हमारे जो सिलेबस में आ रहा है वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है। तो हम जल्दी से सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली सिलेबस क्या है। ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमें क्लास 10th की केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक है, 4 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, जिसमें से एक चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक का है, और बाकी के 3 चैप्टर्स हमारे ऑर्गेनिक के, मतलब एक चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक का है जो कि ऑर्गेनिक एंड इट्स कंपाउंड है, बाकी के जो हमारे चैप्टर्स हैं वो इनऑर्गेनिक हैं। तो हम एक बार सिलेबस लिख लेते हैं। सिलेबस, ठीक है, पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, पहला चैप्टर हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक, चैप्टर 1। ठीक, चैप्टर 2 या यूनिट 2 कह लीजिए, जो हमें पढ़ना है वो है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। बहुत टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, तो हमें बहुत सारे एसिड्स, बहुत सारे बेसिस, बहुत सारे सॉल्ट्स के बारे में और उनकी फिजिकल और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना है। थर्ड हमारा जो चैप्टर है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। ठीक, जिसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा 4th एंड द लास्ट चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। पहले एक और चैप्टर भी होता था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पर हमारा जो नया कोर्स, जो हमारा रिवाइज्ड सिलेबस आया है क्लास 10th का, उसमें सिर्फ हमें ये 4 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो थोड़ा बता देती हूँ, बहुत जनरल, बाकी तो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से। केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ये मैं आज के लेक्चर में आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगी, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, और फिर हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, में हम एसिड्स क्या क्या होती हैं, बेसिस क्या क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या क्या होते हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर थर्ड है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमारे सराउंड में जो भी दिख रहा है ना, वो या तो मेटल है या तो नॉन मेटल है, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारा 4th चैप्टर है, यानी कि लास्ट चैप्टर है, उसमें ये हमारा ऑर्गेनिक का पार्ट है और ये हमारा तीनों इनऑर्गेनिक का पार्ट है। ये हमारा इनऑर्गेनिक का पार्ट है और ये वाला हमारा ऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 चैप्टर्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये एक चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड, जिसमें हम कार्बन क्या होता है, उससे मिलकर क्या कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, उनकी कार्बन के मतलब कार्बन जो होता है उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उससे बने हुए जो कंपाउंड्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आपका आज का
फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट चैप्टर? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, तो आप चैप्टर के नाम में देख रहे हैं 2 वर्ड दिए हुए हैं, 2 टर्म दिए हुए हैं, केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो पहले पूरा चैप्टर तो समझता ही है, पहले समझ लेते हैं कि केमिकल इक्वेशंस ये टर्म एक्चुअली होता क्या है, केमिकल रिएक्शन ये टर्म एक्चुअली होता क्या है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन ये होता क्या है। ठीक है, पहला जो हमारा टर्म है केमिकल रिएक्शन। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और बताती हूँ, मैं एब्रीविएशंस यूज़ करती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको स्टार्ट से पहले, जैसे कि मैं रिएक्शंस को कई दफ़ा ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ। इक्वेशंस को ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, तो और बाकी के और एब्रीविएशंस जो आएंगे वो मैं बता दूंगी फर्दर। अभी दो अभी सामने हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। मतलब 2 बता दिया मैंने। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस वर्ड क्या होता है इसको समझाते हैं कि कोई एक प्रोसेस हो रही है। ठीक है, उसमें कोई एक नया सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहा है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की मदद से, उसको हम बोलते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हम एक डेफिनेशन के तौर पे पढ़ लेते हैं कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच new substances with different physical and chemical properties are formed। ठीक है, क्या कह रही है डेफिनेशन हमारी कि केमिकल रिएक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। ठीक है, बहुत ही क्लियर हो रहा है कि केमिकल रिएक्शन वो एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें नए सब्सटेंसेस डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मदद से बन जाते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं, बहुत सिंपल सा डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला एग्जांपल कि एक एग्जांपल। ठीक है, हमारे पास H2 है, गैस। ठीक है, प्लस O2 है, ये भी एक गैस है। ठीक है, अब अच्छा एक बात बताइए, H2 आपने पढ़ा होगा कि ये हाईली इन्फ्लेमेबल है। हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब क्या होता है पता है? कि अच्छा एक फ्यूल की तरह यूज़ हो सकता है। अगर ऐसे आप हवा में उसको छोड़ेंगे ना तो वो बर्न कर जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी फायर पकड़ लेगा। तो H2 हमारा एक ऐसा गैस है जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल है, और O2 हमारा ऐसा गैस है जो कि मदद करता है कंबशन में, मतलब कंबशन में मदद करता है। ये भी हमारा एक एज अ फ्यूल यूज़ हो सकता है, और ये हमारा आग को बढ़ाता है, कंबशन में मदद करता है। देख रहे हैं कितनी मतलब क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। पर इन दोनों को रिएक्ट करने के बाद जो बन के आ रहा है वो है H2O, जो आपको पता है कि आग बुझाने में, वाटर है हमारा तो आग बुझाने के काम आता है, यानी कि फायर को एक्सटिंग्विश करने में काम आता है। तो आप देख रहे हैं कि H2 की क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ये आग लगाता है, ये आग बढ़ाता है। O2 मतलब H2 आग लगाता है, O2 आग बढ़ाता है। लेकिन जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बन जाता है? वाटर, जो आग बुझाता है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इन दोनों की, और जब इन दो कंबाइन हुए तो एक नया जो सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो एकदम अलग है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं, यही मतलब हमारा ये पूरे प्रोसेस को, ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक, अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, अगर मैं मतलब एक सिंपल वर्ड में लिखती हूँ कि मैं लिखती कि हाइड्रोजन, ठीक है, गैस फॉर्म में
ऑक्सीजन के साथ जो कि भी गैस फॉर्म में है, जब रिएक्ट करेगा तो हमें वाटर देगा, जो कि हमें पता है लिक्विड होता है। अगर हम ये बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज़ करें कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस है जब वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें वाटर मॉलिक्यूल देता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। पर जब हम उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से उसको समझाने की बात करें, तो तब हम उसको बोलते हैं कि ये एक केमिकल इक्वेशन है। यही तो मतलब अगर हमने लिखा है H2 प्लस का साइन लगाया है, फिर लिखा है O2, ये एरो लगाया है और उसके बाद हमने दिखाया है कि एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है H2O, तो ये हमारा एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी आप दोनों वर्ड की समझ चुके हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। ठीक है, अब आगे चैप्टर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन समझ गए, एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, और वो नया सब्सटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है? डिफरेंट केमिकल या फिर फिजिकल या फिर दोनों केमिकल फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज से फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए इसको हम एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपको पता है सोडियम, ठीक है, Na, ठीक है, सोडियम क्या है? एक तरह से एक पॉइजन है। ठीक है, सोडियम एक तरह से एक पॉइजन है, जो कि हम अगर उसको हम क्लोरीन के साथ Cl2 यहाँ एक गैस है उसके साथ हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, इसकी बहुत पंजेंट स्मेल होती है, वो भी अगर आप ज़्यादा देर तक आपको अगर क्लोरीन सुंघा दी जाए तो आपके लिए वो ख़तरनाक हो सकती है। पर जब Na और Cl आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? यस, NaCl। क्या बनता है? NaCl। NaCl क्या होता है? यस, सॉल्ट होता है। ये तो हम खाते हैं, इनफैक्ट हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बेसिक इससे हमें क्या मिलती है? आयोडीन मिलती है। तो आप देख रहे हैं कि Na की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एकदम अलग है। ठीक है, Cl2 भी एकदम अलग है। एक तरह से ये दोनों पॉइजनस हैं, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक है। पर जब दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं तो NaCl फॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक सॉल्ट है, जो कि हमें ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, और हम उसको खाते हैं और हमें कुछ नहीं होता है, हमारी बॉडी के इनफैक्ट हेल्दी होता है। तो आप देख रहे हैं कि दो एलिमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के हैं, और जब साथ में रिएक्ट करते हैं तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ का होता है। चलिए एक बेसिक बात जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन और कुछ नहीं है, बस क्या है? रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कोई एक ए एलिमेंट है, ठीक, वो एक बी एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो एक एलिमेंट बनता है सी। ठीक, अब ये सी क्या होगा? ए और बी का कॉम्बिनेशन होगा। ए और बी का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई एक एलिमेंट है ए, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहा है कोई एक एलिमेंट है बी और सी के साथ, तो क्या हो रहा है? सी अलग रह जा रहा है और ए और बी रिएक्ट होकर ये ले रहा है। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या होगा? ए जो एलिमेंट है वो बी और सी के साथ रिएक्ट हुआ तो ए बी एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ और सी अलग हो गया। बेसिक हुआ क्या है? बेसिक मतलब एकदम बेसिक क्या समझे कि रीअरेंजमेंट हुआ है। ठीक है, कोई ये लोग
सिर्फ क्या होता है कि डिफरेंट फिजिकल या फिर केमिकल या फिर फिजिकल केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट एलिमेंट्स की मिलके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करती हैं, एक से ज़्यादा भी फॉर्म करती हैं। तो ये होता है हमारा बेसिक, क्या होता है हमारा बेसिक की नोट की तरह से लिख लीजिए आप, ठीक है, कि रीअरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब एक और सिंपल सा बात जानते हैं, इसको हम बोलते हैं LHS क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है एरो, फिर हम बोलते हैं RHS क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये LHS और ये RHS का कुछ नाम भी होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ये बताते हैं। ये वाली इक्वेशन देखते हैं, Na + Cl2 = 2NaCl। अच्छा एक और बात, आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक बात करते हैं। क्या देखा हमने कि हमारी रिएक्शन क्या थी, NaCl2 मिलके NaCl बना रहा था। अब एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे Cl के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे Cl का एक ही मॉलिक्यूल है। तो ये हमारा एक वर्ड आता है बैलेंसिंग इक्वेशन, उसके हिसाब से ये गलत है। ठीक है, हमेशा क्या होना चाहिए, इधर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके इक्वल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, मतलब अगर इधर 5 हैं तो उधर भी 5 होना चाहिए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। ये हम आगे बताएंगे, पर जैसे कि मैंने ये लिखा था तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर यहाँ पे Cl के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो यहाँ पे भी Cl के 2 मॉलिक्यूल्स होना ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे Cl के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, पर अभी भी एक गड़बड़ हो रही है कि नहीं, यहाँ पे 2 हो गए Na के मॉलिक्यूल्स और इधर कितना है, 1 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारा देख सकते हैं कि जो इक्वेशन बन रही है वो बैलेंस्ड है। क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो हमारा राइट हैंड साइड में होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ज़रूरी नहीं होता है वैसे, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए हमने एक इक्वेशन लिखी x + y गिव्स z। ठीक है, तो यहाँ हमारा x + y यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स हो गए और इधर साइड राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट हो गया। पर कभी कभी हम ऐसा भी लिख देते हैं कि P + Q मिलके दे रहा है R। ठीक है, तो क्या यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट है, नहीं। राइट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट है, नहीं। यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो बेसिक पता है किस पे डिपेंड करता है, ये एरो पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एरो जिधर को है, मतलब जिधर एरो का मतलब एरो का एक होता है ना हेड और एक टेल, तो जिधर एरो का हेड है उधर साइड प्रोडक्ट होता है और जिधर साइड टेल है उधर साइड रिएक्टेंट होता है। बेसिक समझ गया आप कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होता क्या है। क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभी, जनरली आते नहीं हैं, पर उसको हमें पता है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, एक इक्वेशन दी होगी और पूछ लेगा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, फिर आपको करना होगा। ठीक, हमने वही अपनी जनरल इक्वेशन, बहुत प्यारी सी इक्वेशन H2 + O2 मिला के H2O। अच्छा एक और बात फिर से बताते हैं, क्या यहाँ पे इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है, आप देखिए क्या दिख रहा है कि इक्वेशन हमारी बैलेंस है, नहीं बैलेंस है। H के 2 मॉलिक्यूल, वेरी गुड, सही है, दिख रहा है हमें। पर प्रॉब्लम कहाँ आई, O में आई। यहाँ O के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे O का एक ही मॉलिक्यूल है, तो हम यहाँ पे O के 2 मॉलिक्यूल करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या हुआ, अब हमारा O तो 2 हो गया, इधर भी, पर अब हमारा H इधर 4 हो गया और इधर 2 है, तो H को भी बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2H2 लिख देंगे। ये हमारी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें से मैं आपको बताती हूँ,
अगर हमने ये लिख रखा है ये, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है ये हमारा एक्सप्लेन करता है स्टेट कि मैटर हमारा किस स्टेट में है, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर। ये जो लिखा हुआ है ये क्या होता है, ये हमारा होता है कोफिशिएंट। क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, ठीक। और ये जो हमारा लिखा होता है इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट। इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की। तो इस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो ये जो हमारा लिखा हुआ है H2 प्लस O2, ये हमारा रिएक्टेंट्स है। और एक एरो के उस साइड, यानी कि एरो के हेड साइड जो हमारा H2O लिखा हुआ है, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। समझ गए आपकी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के एक नॉर्मल सा डेफिनेशन की तरफ से समझते हैं कि रिएक्टेंट्स वो होते हैं जो केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है, जो कि आगे चल के आइदर अपीयर या डिसअपीयर हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई, बेसिक डेफिनेशन क्या हो गई कि जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं वो कौन होते हैं, विच टेक पार्ट्स इन, विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, the new substance formed in this chemical process या फिर in this process is called product। तो आपको पता चल गया कि रिएक्टेंट्स क्या हुआ, जो कि केमिकल रिएक्शंस में या इक्वेशंस में पार्ट लेते हैं, वो रिएक्टेंट्स होते हैं। और जो उन रिएक्टेंट्स का पार्ट लेने के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। समझ गए, यानी कि जो हमारी ये इक्वेशन थी H2 + O2 गिव्स 2H2O, इसमें हमारा H2 और O2 हमारा रिएक्टेंट था, क्योंकि ये पार्ट ले रहे हैं इक्वेशन, ये प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस में पार्ट ले रहे हैं। जब ये दोनों मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं तो H2O फॉर्म हो रहा है, जो कि हमारा नया सब्सटेंस है और इसका नाम है प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको बताना है, मैं इक्वेशंस लिख रही हूँ और आपको उसमें बताना है कि कौन सा रिएक्टेंस है और कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछ भी लेता है, ठीक है। तो एक इक्वेशन लिखते हैं, पहली इक्वेशन लिखते हैं AgNO3, ठीक है। AgNO3 प्लस रिएक्ट किसके साथ करी, N2 के साथ रिएक्ट करी, हमें क्या मिला, हमें मान लीजिए कोई क्वेश्चन मिल गया, सही है गलत है मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ पता करना है कि इसमें प्रोडक्ट क्या है और इसमें रिएक्टेंट्स क्या है, बस मुझे ये पता करना है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, इसमें हम पता क्या लिखेंगे कि जो हमारा रिएक्टेंट्स है वो कौन कौन है, AgNO3, ये N2 नहीं है यार, सॉरी, ये H2 है, ठीक है, कॉमा H2,
ये हमारे रिएक्टेंट्स, ठीक है। रिएक्टेंट्स क्या है, AgNO3 और H2। और हमारा प्रोडक्ट क्या है, NH3। हमारा प्रोडक्ट क्या है, NH3, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। CO2 plus H2O, 6CO2 plus 6H2O gives C6H12, C6H12O6 प्लस क्या निकल जाता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है। ये हमारी एक रिएक्शन है। अब हमको बताना है कि इसमें रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट क्या है। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हमारे रिएक्टेंट्स क्या है, CO2 और H2O। अब एक बात और, हम यहाँ पे 6CO2 और 6H2O नहीं लिखेंगे, वो गलत नहीं होगा पर सही भी नहीं होगा। हमारा 6 पता है, ये जो सबस्क्रिप्ट है वो हमें ये बताता है कि कितना नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या फिर कितना एलिमेंट यूज़ हो रहा है। तो हमें रिएक्टेंट में सिर्फ हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट रिएक्टेंट है, कौन सा एलिमेंट प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में हमें सिर्फ ये बताना है, तो हमें ये सबस्क्रिप्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और हमारा प्रोडक्ट क्या है, C6H12O6। एक ये प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट बन रहा है, और एक O2 हमारा ऑक्सीजन जो कि गैस से इवॉल्व हो जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा आज के लेक्चर में क्या क्या देखा। हमने जाना कि हमारा सिलेबस क्या है क्लास 10th का, ठीक है। उसके बाद हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। हमारे चार चैप्टर हैं, ठीक है। पहला केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, सेकेंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ कार्बोनेट्स कंपाउंड, ठीक है। तो हमने आज अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू किया, केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। और हमने जाना कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। बाकी का हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।